बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और बिलाखिर फ़ौज ने खान साहब को एक तगड़ा और करारा जवाब दे दिया है। बड़ी देर से इंतज़ार था कि फ़ौज खान साहब के उस बयान पर रिएक्शन दे जिस बयान में खान साहब ने फ़ौज के हवाले से और एटमी सासों के हवाले से गुफ्तगू की थी। इस पर पाक फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने कहा है कि कौमी स्ट्रेटजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज़ किया जाए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भरपूर अवामी हमायत हासिल है। तो ये एक बड़ा बयान है फ़ौज की जानिब से। और खान साहब ने पिछले दिनों ये दावा किया था एक इंटरव्यू में, समी इब्राहिम को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसले न किए तो पाकिस्तान के एटमी असासे कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे और एटमी असासों को गिव अप करना पड़ेगा। तो उस पर पाक फ़ौज के ताल्लुकात आमा ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी के तहत इलाकाई अवामल और सिक्योरिटी पर फ़ौज ने एक सेमिनार मुनक़्क़द किया और जिसमें खिताब करते हुए जनरल नदीम रज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भरपूर अवामी हमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो कि काबिल एतमाद तवाज़ुन के दायरा कार में आती है। मैं आपको उनकी प्रेस रिलीज पढ़ के सुना रहा हूँ जिसका लुब्बे लुबाब ये कि कौमी सलामती के जो मामला थे ख़ासकर एटमी प्रोग्राम उसके ऊपर सियासत ना की जाए, ना सियासतदान उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाएं। तो ये खान साहब को सीधा सीधा और दो टोक जवाब है। दूसरी बड़ी आम खबर ये है कि खान साहब बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोल रहे हैं लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। इस्लामाबाद उनकी आमद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब पेशावर से राहदारी ज़मानत करके इस्लामाबाद इसलिए आए हैं कि वो इस्लामाबाद में ताकतवर शख्सियात से मुलाकात कर सके और उनसे मुलाकातों के लिए कोशिशें जारी है लेकिन इन मुलाकातों को अभी तक कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने प्राइवेट जहाज़ से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी, उन्हें नहीं दी गई बल्कि ये कहा गया कि वो ऐसी कोशिश भी मत करें, यानी सोचे भी मत। अब पता नहीं उनको क्यों मना किया गया। कहने वाले तो कहते हैं, बल्कि ये सवाल उठता है कि अगर खान साहब बाहर जाना चाहते तो पेशावर के एयरपोर्ट से चले जाते, लेकिन अगर वहाँ से भी वो बग़ैर इजाज़त बाहर चले जाते तो फिर पेशावर वाला बिग बॉस को क्या जवाब देता, तो कि क्यों और कैसे जाने दिया। तो इसलिए वहाँ से भी जाने की इजाज़त नहीं मिली। खान साहब पेशावर गए इसलिए थे कि वहाँ से वो आसानी से बाहर जा सकें, लेकिन ये अब अनकन्फर्म ज़राए, ये मेरे ज़राए की रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये सीना गज़ट है। बाज़ लोग इसका दावा कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ हुई है कि उनको राहदारी ज़मानत स्पेशली इसलिए दिलाई गई, वरना खान साहब पेशावर में बैठे तो उनको ज़मानत की ज़रूरत भी नहीं थी और ज़मानत के लिए भी जो रास्ते इख्तियार किए गए उनके ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन एक और आम खबर ये, कौमी असम्बली के एक मेंबर है ताउल्ला एडवोकेट, ये तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, उन्होंने एक धमकी दी हुकूमत को कि इमरान खान को कुछ हुआ तो वो ख़ुद कुछ हमला करेंगे और इसी तरह और भी हज़ारों ख़ुद कुछ हमलावर तैयार हैं। यानी ख़ुद कुछ हमला, ये तहरीक इंसाफ के लोग अब ख़ुद कुछ हमलों की धमकियाँ दे रहे। इससे पहले शहरियार अफरीदी ने धमकी दी थी और एक और साहब ने भी धमकी दी थी कि वो ख़ुद कुछ हमला कर लेंगे, वो ख़ुद को उड़ा देंगे। तो ये तीसरे शख्स है जिन्होंने ख़ुद कुछ हमले की धमकी दी है। तो इस पर मुतालबा किया जा रहा है अवामी हलकों की जानिब से कि कम अज़ कम इस शख्स को जो पकड़े जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान पर ख़ुद कुछ हमले की धमकी दे रहा है। और धमकी का मौजूद ये कि खान साहब को किसी ने हाथ लगाया, खान साहब को किसी ने बाल बेका किया। भाई खान साहब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जो है यानी उनको कोई पूछे भी ना, और उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के अवाम के साथ किया और लॉन्ग मार्च के दौरान जितनी तबाही हुई उसके ऊपर भी उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जो कभी कहती है खूनी इनकलाब आएगा, कभी कहते हैं मुल्क पर एटम बम मार देना चाहिए, कभी कहते हैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, कभी वो कहते हैं फ़ौज तबाह हो जाएगी, कभी कहते हैं एटमी असासे नकारा हो जाएंगे, अब वो खुद कुछ हमलों की धमकियाँ दे रहे हैं। तो इस पर सवाल उठता है कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यानी ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, इनको लाने वालों ने इन्हें खुला क्यों छोड़ रखा है
और रियासती इदारे इस पर क्यों खामोश है? अगर हुकूमत इस पर क्यों खामोश है? अगर हुकूमत खामोश है तो फिर रियासती इदारे जो इस किस्म की चीज़ों को हमेशा टेकअप करते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? तो अताउल्लाह एडवोकेट ने क्या अहमकाना हरकत की, जरा वो सुन लें। इमरान खान के बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? तो ये है वो अताउल्लाह एडवोकेट जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मोटरसाइकिल पर फिरा करता था और फिर उसके बाद ये कौमी असम्बली का मेंबर बना किसी भी तरीके से। आजकल वीगो डाले में फिरता है और अरबपति हो चुका है। तो वो ये धमकी दे रहा है कि वो खुद कुछ हमला करेगा। वैसे ये ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पूरी तहरीक इंसाफ ड्रामों से भरी पड़ी है और किसी एमएनए एमपीए ने आज तक खुद कुछ हमला नहीं किया। लेकिन ये खुद कुछ हमलों की धमकी देना ये रियासती रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, चाहे किसी ने मजाक में क्यों न दी हो। तो इनको कम से कम इन राना सनाउल्लाह को चाहिए कि इसको पकड़ के इससे ज़रा खुद कुछ जैकेटें तो बरामद करें ना। ये कौन सी जैकेट पहन के खुद कुछ हमला करना चाहते हैं? ये जैकेट जो उन्होंने वीडियो में पहनी हुई है या इन्होंने कोई और जैकेट बना रखी है? मुमकिन है कि खुद कुछ हमलों का कोई बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाए, तो इसके ऊपर इसको टेकअप करने की ज़रूरत है। एक और ख़बर नवाज शरीफ के हवाले से ज़ेर गर्दिश है कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करने से मना कर दिया। यानी उन्होंने हुकूमत को कहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना करें, इसको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं, इसको खुला छोड़ दें। क्योंकि इमरान खान की लड़ाई हुकूमत से नहीं है, इमरान खान की लड़ाई जिन लोगों से है वो है जो उनको लेकर आए हैं। तो वो जाने और इमरान खान जाने। हुकूमत को आइन आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके ख़िलाफ़ नॉर्मल रूटीन के मुकदमात हैं उन पर फोकस किया जाए और उनमें अगर वो ज़मानत कराते हैं तो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि पंजाब में जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसको जी जान से लड़ा जाए और इसमें ये देखा जाए कि कोई भी उम्मीदवार जो कि किसी भी इत्तेहादी जमात का रुकन है अगर वो खड़ा है तो उसको पूरा यानी जो मुस्लिम लीग नून का वोट है वो डाला जाए, वो वोट बैंक के से महरूम ना हो जाए। यानी ये ना सोचा जाए कि अगर नज़ीर चौहान को टिकट दे दिया है और वो पीटीआई का तो उसको नून लीग वाले इस यानी बाई इलेक्शन को एक टेस्ट केस भी समझा जा रहा है। खान साहब जो बड़े दावे करते हैं कि उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उनकी जमात ने भी उनको मशवरा दिया कि बाई इलेक्शन को देख लें। अगर बाई इलेक्शन में हम जीत जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि आवाम की अक्सरियत उन्हें चाहती है, लॉन्ग मार्च से तो वो साबित कर नहीं सके। तो इसलिए नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को हदायत की है कि आपने बाई इलेक्शन को नॉन सीरियस नहीं लेना, बल्कि सीरियसली इसके ऊपर वोट डालने हैं और इसकी जो ये कंपेन और इसकी जो निगरानी है वो मरीम नवाज़ को सौंप दी गई है। मरीम नवाज़ इस बाई इलेक्शन की कंपेन को लीड करेंगी और उसको मेक श्योर करेंगी कि उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून का वोट पड़े। और खबर साबिक़ चेयरमैन रिटायर्ड मुजम्मल के हवाले से, उनको नैब ने बुलाया था 6 जून को उन्हें पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने एक लेटर लिखा नैब को कि जी मैं मसरूफ़ हूँ और मैं आ नहीं सकता हूँ और मेरी मसरूफियत है तो इसलिए पेश नहीं हो सकता। तो उनको छुट्टी मिल गई। यानी उन्होंने कहा जी कि टेक योर टाइम सर, आपका जब दिल चाहे आप आ जाइएगा। आप 6 जून को नहीं आते, आप 9 जून को आ जाइएगा। अब ये अगर किसी और ने कहा होता तो नैब उनके वारंट जारी कर देती, लेकिन चूँकि वो जनरल साहब है, रिटायर्ड जनरल, और फिर उनके ताने बाने बड़ी दूर तक जाते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। उनके ऊपर कोई 2-4 करोड़ या 1-2 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर कई मिलियन डॉलर की करप्शन का इल्ज़ाम है। और ये भी कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क है और वहाँ से वो जवाब दे रहे हैं कि वो नैब में पेश नहीं हो सकते। तो इसी तरह वो अपना टाइम पास करेंगे और उनको ना कोई भगोड़ा कहेगा, ना उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को एक बड़ी शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास के शहबाज शरीफ बैरून मुल्क यानी दौरों के लिए अखबारात में इश्तिहार छपवा रहे हैं। वो याद होगा आपको, नवाज शरीफ जब तुर्की गए थे, याद होगा आपको जब शहबाज शरीफ तुर्की गए थे तो उन्होंने तुर्क दोस्ती के हवाले से अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए थे और फिर उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा जी ये तो अपनी ज़ाती तशहीर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तुर्की के तल्लुकात थोड़े, ये तो हुकूमत का जो ख़जाना है उसकी बेजा इस्तेमाल है, ज़ाती तशहीर है और अवामी पैसों से वज़ीर में किसी सरकारी अहदेदार की तस्वीर लगाने वाले इश्तिहार का पैसा उनसे वसूल किया जाए। तो शहबाज शरीफ सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इत्तलात और PIO को दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। ये गए थे अली नवाज़ अवान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी।
तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था और आज उन्होंने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने बड़ी एहतियात से अखबार में छपे हुए इश्तिहार का इजाज़ा लिया और ये इश्तिहार वज़ीर-ए-आज़म की तशहीर के लिए नहीं बल्कि ये पाकिस्तान और तुर्की के खुसूसी ताल्लुकात थे और इश्तिहार में सिर्फ शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं, तुर्क सदर की तस्वीर भी लगाई गई थी। तो ये कहकर उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो पीटीआई वाले के मुंह पे दे मारी। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कहानी ये थी कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात इमरान खान साहब के दौर में ख़राब हुए थे, तो इसलिए पाकिस्तान के मीडिया में तुर्की के हवाले से बड़े इश्तिहारात जब शाया हुए तो तुर्क हुकूमत को इसका फ़ीडबैक गया कि पाकिस्तान के अखबारात में तुर्की के हवाले से मुस्बत जज्बात का इजहार किया जा रहा है। ये होती है वो ग्राउंड बनाना जो कि किसी भी शख्स की नाराज़गी या किसी भी शख्स को, रूठे हुए शख्स को मनाने के लिए किया जाता है। हर वो काम जो किया, अब वो शहबाज शरीफ कहते नहीं मैंने तुर्क सदर से रिक्वेस्ट की, तुर्की वालों से रिक्वेस्ट की कि हमसे गलतियाँ हुई, हमारे लोगों ने आपको नाराज़ किया, हालात अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमसे अपने ताल्लुकात को रिस्टोर करें, हम एक दूसरे की मदद करें और पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट के अंदाज में कि जिसे अब तरीके साहब कह रही है ये तो भिखारी है, ये तो भीख मांग रहा है। तो ताल्लुकात, दोस्त के साथ ताल्लुकात को जोड़ना भीख नहीं होता बल्कि किसी एक को अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। और पाकिस्तान की ताल्लुकात ख़राब करने में जो खान साहब ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर जो बम मारा है उसी को रिपेयर कर रहे थे शहबाज शरीफ और अदालत ने इसको समझते हुए दरख्वास्त उठा के बाहर फेंक दी है। आज पीटीआई वालों को पहुंचना था स्पीकर के पास। स्पीकर ने टाइम दिया हुआ था कि जनाब आए और जो इस्तीफे आपने दिए हैं उनकी तस्दीक करें ताकि आपके इस्तीफे मंजूर किए जाए। तो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा प्रोफेसर अशरफ आज सुबह से बैठे रहे अपने चैम्बर के अंदर और हरकारा जो हंका लगाता रहता, हाजिर हो जनाब, जिसने इस्तीफे दिए हैं वो आए और आके अपने इस्तीफ़ों की जो है वो वसूल करें, यानी अटेस्टेशन करें। तो कोई नहीं आया। 30 लोगों को आना था। इन्होंने 6 जून से लेके 11 जून तक 30 लोगों को बुलाया हुआ है और 30 लोगों में से कोई भी नहीं आया। आज मुराद सईद उस तरह के काफ़ी लोग थे जिनको आना था लेकिन कोई भी नहीं आया। स्पीकर बेचारा अपने चैम्बर में बैठे इंतज़ार करते रहे। तो एक तरफ तरीके साहब वाले कहते हैं हमने इस्तीफे दे दिए हैं, दूसरी तरफ वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, अपने कमरे भी नहीं छोड़ रहे और इस्तीफ़ों की तस्दीक भी नहीं कर रहे। यानी इसे कहते हैं कि दोगली सियासत। ये डबल स्टैंडर्ड है ना कि अगर आपने इस्तीफे दे दिए जाए जाके कहिए हमने इस्तीफे दे दिए, सीना ठोक के कहें। डर किस बात का है? यानी इस्तीफ़ों की तस्दीक भी नहीं करनी कि हमने दे दिए हैं, तनख्वाहें भी लेनी है और फिर ये कह रहा है जी हमने तो इस्तीफे दे दिए, हम तो इस पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं, हम तो इस हुकूमत को नहीं मानते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो पता नहीं ज़मीर मुर्दा हो गया कि गैरत मर गई है। अप्रैल में इस्तीफे दिए गए थे तो अप्रैल की तनख्वाहें भी ले ली, मई की भी ले ली और अब जून की भी ले लेंगे। तो इसलिए स्पीकर ने कहा था कि ज़ाती तौर पर हाज़िर हो और रज़ा कराना अंदाज और सदाकत से अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। हजूर ये नहीं कह रहे कि वापस ले लें, आप तस्दीक तो कर दें ताकि पता चले कि आपके इस्तीफ़े जो है वो हमने मंजूर करने हैं। वैसे इनको तनख्वाह किस बात की दी जा रही है? जलसे जुलूस करने की। इनको शर्म नहीं आती कि कौमी असम्बली तनख्वाहें जो है वो कौमी ख़जाने से जाती हैं और एक बड़े कौमी ख़जाने के कस्टोडियन बने फिरते हैं। लेकिन ये क्या खिदमत कर रहे हैं? कौमी असम्बली के इजलास में तो जाते नहीं हैं, सड़कों पे जलसे कर रहे हैं, कोई खुदकुश हमले की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है बम मारो। तो ये जो सियासत इस वक्त की जा रही है ये दोगली नहीं बल्कि ये कुछ 4 गुली, ये कुछ 4 मुँह सियासत की जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। खबर ये कि हुकूमत ने ये तो फैसला कर लिया हुआ है। जो असल तकलीफ है कि वो जिन लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था ना कि हमने इस्तीफे दे दिए, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मुजारी, फवाद चौधरी, उनके इस्तीफे तो मंजूर हो जाने हैं। वो गवर्नमेंट ने कह दिया स्पीकर साहब को कि इनके इस्तीफे तो हम मंजूर कर लें। तो इसीलिए अब पीटीआई जो है बाकी लोगों को रोक रही है कि कहीं वो जाके ये ना कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए या हमें वापस असम्बली में ले लें। तो वो असम्बली में बैठ जाएंगे तो फिर हम बाहर मुँह देखते रहेंगे। वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती कि इस्तीफे मंजूर करें। इतने ज़्यादा लोगों के इस्तीफे मंजूर करके वो बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहते अगर हुकूमत ने साल 1.5 साल रहना है। खबर ये कि हुकूमत ने ये तो फैसला कर लिया हुआ है। जो असल तकलीफ है कि वो जिन लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था ना कि हमने इस्तीफे दे दिए, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मुजारी, फवाद चौधरी, उनके इस्तीफे तो मंजूर हो जाने हैं। वो गवर्नमेंट ने कह दिया स्पीकर साहब को कि इनके इस्तीफे तो हम मंजूर कर लें। तो इसलिए अब पीटीआई जो है बाकी लोगों को रोक रही है कि कहीं वो जाके ये ना कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए या हमें वापस असम्बली में ले लें। तो वो असम्बली में बैठ जाएंगे तो फिर हम बाहर मुँह देखते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती कि इस्तीफे मंजूर करें। इतने ज़्यादा लोगों के इस्तीफे मंजूर करके वो
बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, अगर हुकूमत ने साल 1.5 साल रहना है। 6 जून को इजलास तलब किया गया था और 30 लोगों को बुलाया गया था। अभी 4-5 रोज़ में जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बादल नखास्ता ये इस्तीफ़े मंजूर करना पड़ेंगे। तो ये आज कुछ अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की है, और मैंने एक मुख्तसर वीलॉग ख़बरों पर मुश्तमिल किया है। एक तफसीली वीलॉग मैं सुबह के टाइम करूँगा। मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि मैं क्या एक से ज़्यादा वीलॉग आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ख़बरें इतनी ज़्यादा है कि एक वीलॉग में कवर नहीं होते, और एक खबर के ऊपर में वीलॉग के लिए बहुत सारी बातें नहीं होती, वो फिर बातों की रिपीटेशन हो जाती है। तो मकसद आप तक खबर पहुंचाना और ख़बर के साथ मुख्तसर सा तज्ज़िया, ये मेरे प्रोग्राम का मेरा जो कंटेंट है वो ये होता है। अगर इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अच्छी बुरी जो भी राय आप समझते हैं, ताकि आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाया जा सकते। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।